देखो सुनो मेरे सर, फिफ्थ का आंसर चेक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बिल्कुल परफेक्ट। प्लीज सब लोग अपना ईमानदारी से आंसर निकालो। आंसर निकलने या ना निकलने दोनों केस में अवार्ड मिलने और अवार्ड ना मिलने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप 100% एफर्ट नहीं लगा रहे, आपको नहीं आएगा समझ में टॉपिक। तो काइंडली मेक एटलीस्ट एन ऑनेस्ट है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर ये रहा, जीरो से जीरो यानी ऊपर जीरो आ गए, नीचे जीरो आ गए, कन्फर्म पे जीरो बाय जीरो फॉर्म करना है। जीरो बाय जीरो जो फॉर्म बना, उसके अंदर में अपने को लगाना है लॉकेटल। ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग लगा। ऊपर का डेरिवेटिव लगाने के लिए लेबनीज लगानी पड़ेगी, लगा दी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एज इट इज रख दिया। ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 + एक्स पावर 4 और एक्स का डेरिवेटिव 1। नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 + एक्स पावर 4 इंटू 3x²। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, एक्स को जीरो पुट कर दो, 1/3 आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है। समझ में आ गई? कोई टेंशन बाजी नहीं, क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेंगे। फिर दोबारा इंटीग्रेशन ही करना, डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एफ तो पता नहीं है, एफ ऑफ टी। तो आप इंटीग्रेशन को कैसे करोगे? लेकिन लेबनीज रूल कहता है कि दोनों तरफ अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ के अंदर में एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, वो वाला पोर्शन जीरो हो गया, हट जाए, इज इक्वल टू यहाँ u इंटू वी रूल लग जाएगा। तो cos ऑफ पाई एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स, यानी माइनस आ जाएगा क्योंकि एक्स एज इट इज, cos पाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन पाई एक्स, माइनस का साइन ऑफ पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई ऐसे आ गया, ये आपके पास एफ एक्स आ गया, आपसे एफ ऑफ 4 पूछा गया है, एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? f of 4 is equal to cos 4 pi is 1 minus sin 4 pi वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। As a result, only answer final is 1। एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आंसर 4। दोबारा चेक करो, नंबर 4 आएगा। नंबर 4 आ रहा है। 6 क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे सर। लिमिट निकालनी है एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। तो एफ डैश एक्स तो चाहिए, एफ डैश एक्स कैसे आएगा? बस सी बात है, लेफ्टीज लगाओगे तभी आएगा, और कोई तरीका नहीं। निकाल लो एफ डैश एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ डैश एक्स क्या आएगा? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स
ऊपर x का डेरिवेटिव 1, 0 वाले को थॉट डालने की जरूरत नहीं, ये f डैश x आ गया डिवाइडेड x, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सही, अपॉन 4 इंटू 4 किया। तो ध्यान से देखो, ये साइन थीटा बाय थीटा, जहां पर थीटा x बाय 2 है उसका होल स्क्वायर बन गया, साइन थीटा बाय थीटा जहां पर थीटा इज x बाय 2 उसका होल स्क्वायर, ये बना रहा है, थीटा टेंडिंग टू 0 आ रहा है, तो यानी आंसर आ गया फाइनली 1/4। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, दोबारा बात करेंगे। यहाँ पर कोई डाउट, किसी कोई डाउट नहीं। अब यहां तक के जितने भी क्वेश्चन थे, इन सभी में एक खास बात थी, ध्यान से सुनेंगे, कि अंदर में जो इंटीग्रेशन जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, केवल वही फंक्शन उसी वेरिएबल का फंक्शन अंदर में था। यानी अगर टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो अंदर में भी टी का फंक्शन, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो एक्स का था। जैसे कि यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये dt लिखा है, तो यानी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो टी का ही फंक्शन अंदर में अवेलेबल है, और ये वेरिएबल x में फाइनल आंसर x, राइट। अब मैं वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, करने लग रहा हूं, अंदर में जो फंक्शन आ रहा है वो x और t दोनों का, अंदर में फंक्शन केवल t का ना आए, इंटीग्रेशन तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन अंदर में जो फंक्शन आए वो x और t दोनों का आए, अगर ऐसा आ रहा है तो क्या करें? मेरी बात समझ में आए? इस प्रोसेस को, या जो मैंने अभी बात करी, इस चीज को टैकल करने के दो तरीके, एक तरीका जो पहले बता रहा हूं, दूसरा तरीका वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उस मेथड से बताता हूं, उसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव इज नेवर अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ जीके, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव के तरीके से भी अगर क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा क्वेश्चन, बहुत बड़े जो क्वेश्चन वो जल्दी आंसर आ, मेरी बात समझ आ रही है? इस चैप्टर के अंदर भी एक टॉपिक ऐसा है जिसका नाम है इंटीग्रेशन डिपेंडेंट ऑन सम पैरामीटर्स, एक टॉपिक है, स्ट्रिक्टली ये टॉपिक जेई के सिलेबस में नहीं है, क्रिस्टल क्लियर भाषा में नहीं है, और जेन्युइनली जेई के अंदर में एक नहीं कई बार सवाल आए और मेन के पेपर में आए, और जेन्युइनली उसको करने का, मैं उस टॉपिक को कराने के लिए एडवांस क्लास अलग लूंगा, हर बच्चे को वो समझ में नहीं आएगा, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, नहीं आएगा, वो तभी समझ में आएगा जब सारा चैप्टर समझ में आएगा, आखिरी टॉपिक कराऊंगा। लेकिन उस टॉपिक को करने का तरीका भी पार्शियल डेरिवेटिव, अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव से नहीं कराऊंगा उस क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन या तो हो नहीं सकता या बहुत लंबा जाएगा। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे अच्छे से ध्यान है, इस टॉपिक से रिलेवेंट जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं आपसे, 2012 या 13 में पहली बार इसका जेई में सवाल आया, शायद 14 या 15 में से कंफ्यूज हूं, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। आईआईटी का पेपर हुआ, और होता, मैं बक्सर में था उस टाइम पे, तो ये होता ना कि इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन निकालते हैं फटाफट से, तो बच्चों का सेंटर था जयपुर में, वहां से फोटोज आ गई हमारे पास पेपर से निकलते ही बच्चों के, हम 20 या 25 या 30 क्वेश्चन थे, चार चार तीन तीन पांच पांच क्वेश्चन सारे फैकल्टीज में बट गए, क्वेश्चन करने लगे, एक क्वेश्चन का आंसर निकाला, एक ऑपरेटर को पकड़ा दिया, दूसरे ने दूसरे को टाइप करेंगे ताकि उनकी वेबसाइट पे डल जाए। ये होता है ना, होड़ लगती है कि किस इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा जल्दी सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए। तो इस प्रोसेस में हम सारे टीचर्स ने मिलाकर के, लगभग 10 या 12 टीचर थे मुझे आज भी याद, और बहुत बढ़िया फैकल्टीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सारे क्वेश्चंस करने लगो। जिस
अब पहले 4 क्वेश्चन तेरे, अगले 3 तेरे, अगले 2 तेरे, जो जो इमेजेस आती थी उस हिसाब से देते रहे हम। तो जिस फैकल्टी के पास ये वाला क्वेश्चन आया जिसकी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उसने इस क्वेश्चन के अलावा और तो सारे निकाल लिए, उस पर लगे रहे, वही वो क्वेश्चन। सारे टीचर से सारे क्वेश्चन हो गए, ऑपरेटर्स ने सारा क्लब कर लिया, एक क्वेश्चन बच गया। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन वाज पेंडिंग जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा टीचर आया, तीसरा आया, चौथा, 10 के 10, 12 के 12 टीचर उस क्वेश्चन पे लगे दोबारा। फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि इसको पार्शियल डेरिवेटिव से करेंगे तभी होगा, तब जाके वो क्वेश्चन हुआ और उसका वो करेक्ट आंसर था। तो आपको बाद में बताऊं, ठीक होगी बात ये? आते हैं दोबारा इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस से इंटीग्रल लिमिट्स का क्वेश्चन की बात करो, लिमिट्स के माइनस की बात करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x इंटू e पावर t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर। ये क्वेश्चन ठीक, ये क्वेश्चन अब ध्यान से देखो, आराम से, पहले करो मत, आराम से सुनो। क्या करना है पहले ये सीखो। अंदर में इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में है, टी का फंक्शन ये रहा e की पावर टी स्क्वायर, अंदर में फंक्शन x का भी रहा। नाउ x will be treated as a constant for this integration, यानी इस इंटीग्रेशन के बाहर x को निकाला जा सकता है क्योंकि इंटीग्रेशन तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जो x है वो इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है। कहने का भावार्थ क्या मतलब, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर। क्या ये बात समझ? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये बात आगे समझ, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, पक्का डन 100% हो। अब x टेंडिंग टू 0 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 यहां पर आ गया, 0 से 0 की बात हो गई, न्यूमरेटर 0 बन गया, e पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस का 1 0 हो गया, फाइनली ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गया। ये रो कंफ्यूजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऊपर का डेरिवेटिव अलग करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव अलग करेंगे। अगर ऊपर के डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ऊपर u इंटू वी यू लगेगा, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ये बात सीखनी थी हमने फिर। ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का ही तो फंक्शन आएगा फाइनली। यही तो पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में कि फाइनल फंक्शन ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने के बाद जो भी आएगा, क्या आएगा मैं मुझे नहीं जानना, लेकिन फाइनल फंक्शन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो जाएगी तो x का फंक्शन बन जाएगा। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, u x का डेरिवेटिव 1 इंटू एज इट इज 0 से लेकर के x e की पावर t स्क्वायर इंटू dt प्लस x एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वो आएगा e की पावर में t की जगह x यानी x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, लोअर लिमिट है 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, होल डिवाइडेड बाय, और हाँ यहाँ पर ऑलरेडी लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो इंटैक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का साइन एज इट इज आया, e पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e पर x स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये बन गया क्वेश्चन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको लिख दो लिमिट x टेंडिंग टू 0, -1 को तो अलग ले लो, ये माइनस नीचे आ रहा है ना, उसको अलग कॉमन ले लो। डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं आता है तो फर्क थोड़ा पड़ रहा है, अलग से कॉमन ले लो। अगली बात, अब क्या करते हैं, पार्शियली स्प्लिट कर देते हैं, पार्शियल स्प्लिटिंग कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt डिवाइडेड -1/2 को मैंने अलग रख लिया, -1/2 को अलग रख लिया, x इंटू ई की पावर x स्क्वायर अलग आ गया। यहां तक सही है बात? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर में? पक्का डन है यहां तक? पार्शियल स्प्लिटिंग की बात कर रहे थे, पहला पोर्शन पार्शियल स्प्लिट कर दिया, प्लस x इंटू ई की पावर x स्क्वायर डिवाइडेड x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, क्योंकि -12 तो आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो, वो तो अवेलेबल है बाहर। ये और ये कट गया दोनों, ये तो 1 बन गया इसमें। इतने पोर्शन को अलग से सॉल्व कर दे, उसमें 1 ऐड करके -1/2 से मल्टीप्लाई करने के आंसर आ जाएगा। सही है बात? इसको सॉल्व करके अलग बात कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इसको क्या सॉल्व करेंगे, लिमिट तो लगी रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ध्यान से देखो, इसकी लिमिट निकालनी है, प्लीज सुने ध्यान से, लिख बाद में लीजिएगा। x को 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 से 0 तो 0 ही आएगा ऊपर, 0 इंटू ई पावर 0 यानी 1, 0 इंटू 0 0, 0/0 कॉमन है, दोबारा लॉपिटल लग जाएगा, दोबारा लॉपिटल लगा देते, क्या बनेगा, ऊपर लेबनीज रूल लगेगा, e की पावर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 0 वाला पोर्शन हटाओ, डिवाइडेड बाय, इसके अंदर में कुछ और नहीं, यूवी रूल लगाना पड़ेगा या चेन रूल, यूवी रूल लगाना पड़ेगा, अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x स्क्वायर एज इट इज, प्लस x एज इट इज, e पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e पावर x स्क्वायर इनटू 2x, यानी लिमिट आ गया x टेंडिंग टू 0, e की पावर x स्क्वायर आ गया डिवाइडेड e की पावर x स्क्वायर आ गया टाइम्स 1 प्लस 2x स्क्वायर बन गया, नीचे ये वाला ये 2x इंटू x 2x स्क्वायर आ गया, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, x टेंडिंग टू 0 पर 1/1 प्लस 0 यानी 1 आ गया, ये फाइनल वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू 1 है, यहाँ इस्तेमाल कर देंगे, 1 प्लस 1 2, 2/2 1, 1 इंटू -1, फाइनल आंसर इज -1, फाइनल आंसर इज -1। देखो, नहीं समझ आया, दोबारा पूछेंगे, एक एक स्टेप अच्छे से देखो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर यही था, x को इंटीग्रेशन के बाहर ले आए, लाने के बाद आपने u इंटू वी रूल लगाया और फाइनली पार्शियली स्प्लिट करके दोबारा लेबनीज लगाया और आपके पास आंसर आ गया।
डन, सभी को समझ आ गया? तो जितने भी क्वेश्चन में ऐसा थॉट आएगा आप ये इस्तेमाल करेंगे, एक्स का फंक्शन बाहर रखेंगे, ये रूल लगाएंगे। ठीक, अब ये था मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव समझते हैं आप लोग? पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है डी बाई डी एक्स नहीं बोलते उसको, उसको डेल बाय डेल एक्स है ना। डेल बाय डेल एक्स का मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, वाई को कांस्टेंट मानते हो। और डेल बाय डेल वाई का मतलब है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, एक्स को कांस्टेंट मानते हो। मतलब क्या है पहले देख रहा हूं एक बार, आप सुनिए आराम से पढ़िए। सिर्फ एक लाइन लिखो, नोट बना करके लिखिए। if the functions phi x and xi x, if the functions phi x and xi x are defined on closed A से closed B, are defined on closed A से लेकर के closed B and differentiable at any point and differentiable at any point in X belonging to open A से open B, in X belonging to open A से open B, and f of x comma t is continuous. F of x comma t is continuous. Then dy dx of integration from phi x से लेकर के xi x of f of x comma t dt, ये अपन निकालते हैं। dy dx यानी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किस फंक्शन का, f of x comma t यानी x और t का फंक्शन, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा और phi x से लेकर के xi x तक लिमिट्स वेरी कर रहे हैं, तब इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट्स में कोई बदलाव नहीं, phi x से xi x ऑफ डेल बाय डेल एक्स, ध्यान से समझो। और अंदर में इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, काम नहीं है, वैसे भी सारे भाई का पार्ट नहीं है, रिजल्ट हम केवल इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इतनी देर लगनी है तो इतनी सी देर में हो जाए और कोई कारण नहीं। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट ट्रिक गेम वन। इसी तरीके का एक और चीज होती है जिसको मैं आपको लिखाऊंगा वॉलीज थ्योरम, मुझे नहीं ध्यान है मैंने आप लोगों से जिक्र किया नहीं किया। वॉलीज थ्योरम जिसको हम बीटा गामा फंक्शन के नाम से भी अलग अलग से भी जानते हैं, वो भी कितने बड़े क्वेश्चन को आपके सीधा आंसर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप निकालते हैं। जैसे कि चलो उसकी बात तब करेंगे, पहले इसकी बात। डेल बाय डेल एक्स, ये डेल बाय डेल एक्स लिखने का तरीका है, यानी दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, इसी फंक्शन का जो अंदर में लिखा f ऑफ x t था, इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एज इट इज डिफरेंशियल इंटीग्रेशन dt तो एज इट इज आ गया, यानी पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में t को कांस्टेंट मानते हुए अंदर के फंक्शन का जो भी आएगा आ जाएगा और dt एज इट इज मेंटेन्ड है। यहाँ तक क्लियर? ये रट्टा लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, सीधी बात, ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको ये तरीका भी इस्तेमाल करना है तो, वरना दूसरा तरीका ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
यहाँ तक क्लियर होगी बात। प्लस डी बाई डी एक्स, अब डेल बाई डेल एक्स नहीं है, अब डी बाई डी एक्स है, किसका, फाई एक्स, ऊपर जो साई एक्स है यानी अपर लिमिट का, इनटू एफ ऑफ एक्स कोमा टी की जगह साई एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट यानी फाई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा टी की जगह यह आता फाई एक्स। ये रूल है इसका। यह कहने का मतलब आपकी इच्छा है ये इस्तेमाल करें, आपकी इच्छा है वो तरीका जो मैंने भी करा दिया था वो इस्तेमाल करें, दोनों से सटीक आंसर आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं। पक्का समझ में? डेल बाय डेल एक्स का मतलब ये मैं एक सिंपल बात मान लीजिए, लिखो एक सिंपल बात, लिखिए सर, कोई टेंशन बाजू। अब जैसे वही क्वेश्चन जो अभी किया था मेथड नंबर 1 से, वही क्वेश्चन इस तरीके से 100% किया जा सकता है। एक्स को बाहर निकाले बिना मैं डेल बाय डेल एक्स का मतलब ये बताना चाह रहा था आपसे। मान लीजिए डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स इंटू ई पावर टी ये लिखा है, मान लीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करने का पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है ये जो टी का फंक्शन है इसको कांस्टेंट मान लो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x का डेरिवेटिव तो 1, तो आंसर आ जाएगा e पावर t। ये मतलब उसका समझ आई मेरी? पक्का भी है 100%, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो तरीका है ना, पार्शियल जैसे हम मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात करें, एक क्वेश्चन में लिखा है इनका फंक्शन इज डिफरेंशिएट, है ना, ये वर्ड लिखना जरूरी है। तो और समथिंग इज इक्वल टू समथिंग लिखा होगा कोई एफ एक्स के अंदर में और इधर भी कुछ रूल नहीं, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों तरफ पॉसिबल। ऐसे वंस वी आर डन विद द एंटायर कैलकुलस, या देखूंगा अभी भी क्वेश्चन मिल जाए, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई का जो मेथड है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाए। मैं इस तरीके की बात नहीं कर रहा हूं जैसे हम नॉर्मली कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हम नॉर्मली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स या पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड्स लिखना भी गलत नहीं है, 100% सही है। और बहुत सारे क्वेश्चन में इतना अच्छा हेल्पफुल होता है कि क्वेश्चन 2 या 3 स्टेप पे डायरेक्टली बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन इजीली आ जाता है पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है ये आप इंजीनियरिंग में सेकंड सेमेस्टर में या फिर बीएससी मैथमेटिक्स में सेकंड ईयर वगैरह में जाकर के पढ़ते हैं, या अल्फा बीटा गामा फंक्शन वहां जाकर के, तो वहां का कॉन्सेप्ट उठाकर के यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं तो जल्दी होता है। ये वैसी बात है 9th क्लास में आपने कोई चीज पढ़ी होगी तो हो सकता है वो आप लंबे तरीके से जानते होंगे, 10th या 11th में कोई तरीका सीख लिया तो जल्दी आप कर ले, उसका एक तरीका आपको एक बेटर तरीका मिल जाता है, लेस टाइम कंजप्शन का तरीका मिल जाता है। ये वही बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर। क्लियर है? डन होगी बात की, समझ आ गई? ठीक। तो दिस वाज डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, आई थिंक डूएबल है, समझ आ गया टॉपिक, या मैं इस पे एक आध और क्वेश्चन कराऊं बोलते हैं मेथड 2 का क्वेश्चन।
मेथड 2 का वही वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो वही ट्राई देखो, करो ट्राई मेथड 2 का क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटीग्रेशन 0 से x into e पावर t स्क्वायर dt डिवाइडेड 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर, ये क्वेश्चन। अब मेथड 2 का इस्तेमाल करो देखो, यानी ये जो x लिखा है ये बाहर नहीं आया, ठीक, ये बाहर नहीं आया, 0/0 बन रहा है, ऊपर लेबनीज लगाना है, लगा दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इधर आ जाओ, फाइव एक्स तो 0 से लेकर के x, तो 5x तो 0 है, ये वाले पोर्शन की तो कोई जरूरत ही नहीं, हटा दो, यानी इन दोनों का इस्तेमाल हो, इन दोनों का इस्तेमाल होगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x की ही बात करेंगे, डेल बाय डेल x। अब डेल बाय डेल x ऑफ x इंटू e पावर t स्क्वायर, e पावर t स्क्वायर को कांस्टेंट मान, यानी एज इट इज e की पावर t स्क्वायर आ गया, dt आ गया, खत्म कर, क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया, डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया, माइनस का 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर आ गया, सही है बात है, फिर से 0/0 बन रहा है, लॉपिटल लगा दो दोबारा। अब इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि अंदर में फंक्शन t का ही है केवल, वो क्या आ गया, e की पावर x स्क्वायर आ गया, माइनस 1/2 एज इट इज बाहर रख लिया, x इंटू ई पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 इंटू ई पावर x स्क्वायर प्लस x इंटू 2x इंटू ई पावर x स्क्वायर, करेक्ट है बात, सही है। अच्छा हो गया, डेल बाय डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये तो x का मान ही आ जाएगा, इनटू क्या आएगा, ये वाला फंक्शन जो अंदर फंक्शन है x इंटू ई की पावर t स्क्वायर आ जाएगा, सही, क्लियर है, x इंटू ई पावर टी स्क्वायर, ई पावर टी स्क्वायर आएगा या ई पावर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन था, मैं दोबारा लिखता हूं, ये वाली बात यहां तक आ गई, ये वाला पोर्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो तो 1 आ गया, एफ ऑफ ये वाले फंक्शन में t की जगह x आ गया, यानी t की जगह x आ गया, यानी x एज इट इज था, e की पावर x स्क्वायर था, सही है, क्लियर हो गया बात यार, ये लिखा, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग कर दिया था, ऊपर का डेरिवेट कर रहे थे, ये वाला एज इट इज आ गया, प्लस ये मैं दोबारा कर दे रहा हूँ, ये वाला भी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये यहां तक देखिए समझ आ गया, क्लियर है यहां तक, पक्का है ना, ये वाला पोर्शन अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ये तो 0 है 5x, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, हटा दो उसको लिखने की जरूरत नहीं, गॉट इट, पक्का समझ आ गया, अंदर में इसका पार्शियल डेरिवेटिव का डी बाई डी एक्स जैसे करते हैं के एक्स का, तो के आ जाता है, तो वो x का तो 1 हो गया, ई पावर टी स्क्वायर आ गया, ये वाला पोर्शन दोबारा बात करते हैं, प्लस का डी बाई डी एक्स ऊपर वाली लिमिट का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आ गया, इंटू एफ ऑफ एक्स को बाद टी की जगह x आ गया, x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, सही है। अब x को 0 पुट करेंगे, 0 से 0 0 बन रहा है, ये अलग बात कर रहे हैं, 0 इंटू ई पावर 0 0 इंटू 1, ये भी 0 और नीचे भी 0, लॉपिटल फिर से लगा लो, देखो आंसर आ रहा है, करके देखो, वही चीज तो बन रही है, तो गलत थोड़ा बन रहा है, सेम चीज बन रही है, स्टेप पे देख लो आप, बस आपका 2 स्टेप का काम 1 स्टेप में हो जा रहा है और कोई फर्क नहीं, क्लियर है क्या, पक्का समझ आ गया, नो टेंशन वाली। अगला वाला पोर्शन यानी अगला पार्ट कर देंगे खुद से सब लोग, वही चीज है, नो इश्यूज, कंफर्म है। मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं होमवर्क के लिए,
जिसको आप दोनों मेथड से करेंगे और खुद देखेंगे कि कौन सा मेथड आपका ज्यादा एडवांस है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है, इसमें कोई रूल नहीं है कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन। तो द होमवर्क का क्वेश्चन इज, देख लीजिए, आपको बताना है डी बाय डी एक्स निकाल के बताइए। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल। अंडर द रूट एक्स से लेकर के एक्स अंडर द रूट ऑफ साइन ऑफ टी टाइम्स टी माइनस का एक्स डी टी। ये क्वेश्चन है वाया मेथड 1 एंड मेथड 2, दोनों तरीके से करेंगे। मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों तरीके से करेंगे। डन यहाँ तक, नो कंफ्यूजन, पक्की बात क्लियर है। आ जाओ अगले टॉपिक। कायदे से दो टॉपिक्स बचते हैं आपके इस चैप्टर में। वन, वॉलिस थ्योरम, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, और तीसरा जो एडवांस का टॉपिक बनेगा। ठीक, बताओ। वॉलिस थ्योरम अभी अगले 20 मिनट में किया जा सकता है, 20 से 25 मिनट में। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम कम से कम सवा घंटा चाहिए, 1 से 1.25 घंटा कम से कम। दोनों का कोई लेना देना नहीं आपको। बोल दो वॉलिस लगा रहे हैं, ये बताओ। टॉपिक का नाम लिखिए वॉलिस थ्योरम। ब्रैकेट में लिखिए रिडक्शन फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिडक्शन फॉर्मूला। ये समझना है, पहले एक बार लगाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, एक बार समझ आ गया बात खत्म। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाए, तो लिखने की बजाय ना समझने पे ध्यान देना। आराम से लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, 15 मिनट में पूरा पोर्शन क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ m n, 0 से लेकर के π/2 साइन की पावर mx cos की पावर nx dx, ठीक है ना, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, वेयर m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो पढ़ क्या है, आप आराम से सुनो इसमें। हमें अगर आंसर निकालना, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 sin x dx। आपको पता है सर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, लिमिट पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, मैं sin स्क्वायर x कर देता हूँ, आपको सर इसको 1 - cos 2x/2 कर दो, फिर कर दो।
यही करोगे ना, और तो कोई तरीका नहीं है। या इज इक्वल टू आई लिखोगे, इसमें प्रॉपर्टी 5 लगा दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, तब आंसर आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, पावर में 6 कर देता हूं। क्या करोगे, क्या थॉट है? फिर दोबारा आप क्या करोगे, सर या तो प्रॉपर्टी 5 लगा दो, या साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब लिखो। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस का cos 2x बाय 2 लिखो, उसका क्यूब को ओपन करो, फिर मल्टीपल एंगल लगाओ। एक काम करो, 10 कर देते, 15 कर देते, 100 कर देते। पॉसिबल नहीं, आंसर नहीं निकाल पाओ, नहीं निकाल पाओ। या फिर साइन की बजाय कॉस हो जाए, या फिर इंटीग्रेशन साइन की पावर 10x कॉस की पावर 4x dx, जीरो से लेकर के पाया तक। याद करो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा था, अगर इसकी पावर दोनों की इवन आ रही है, मल्टीपल एंगल की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है ना। या प्रॉपर्टी 5 लगा करके ऐड करोगे, कुछ बच जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कुछ कट पिट जाएगा तो देखिए। लेकिन अगर पावर बढ़ाता बढ़ाता रहूंगा तो आपके पास आंसर नहीं। टेढ़ा काम, ये बात समझ में आ रही है? अब ये थ्योरम इसी चीज का समाधान है, इसी चीज का समाधान है। करना वही है, आंसर का तरीका निकालने का, इसके अलावा जो बातें आपको पता है, मल्टीपल एंगल आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी 5 लगा के ऐड करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना, कोई और तरीका नहीं। लेकिन उस तरीके का एक पैटर्न देखा गया है, क्या इस्तेमाल करके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करके, वहां से एक रिजल्ट निकल के आया, एक पैटर्न देखा, उस पैटर्न को इस मैनर में यहां पर लिख दिया, जो मैं अभी आपके सामने लिखने लग रहा हूं। इसीलिए टॉपिक का नाम वॉलीज थ्योरम, या ब्रैकेट में लिखा है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला क्यों है? रिड्यूस करते हैं चीजों को, कैसे रिड्यूस करते हैं, उसका भी क्वेश्चन एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये वाला टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ। रिडक्शन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शंस यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला, वो टॉपिक अभी के अभी अगले 5-7 मिनट में समझ में आ जाएगा, उसमें बाद में ध्यान देंगे। पहले इसमें यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का क्लियर, नो कंफ्यूजन, समझ में आया क्या क्या बता दूं? तो आई बेस एम एन, मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर मैं आई बेस एम कॉमा एन लिखूंगा इसको, तो बेसिकली मैं साइन की पावर एम एक्स कर रहा हूं, तो यानी एम को 10 बोल रहा हूं, एन को 0 बोल रहा हूं, एम को 10 बोल रहा हूं, एन को 0 बोल रहा हूं। यहां पे कंपेयर करूं, एम को 10 बोल रहा हूं, एन को 4 बोल रहा हूं। मेरी मर्जी, एम की कोई भी वैल्यू और एन की कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, बशर्ते एक ही कंडीशन है, तभी एप्लीकेबल होगी ये थ्योरम, जब एम और एन दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव, यानी होल नंबर होंगे, होल नंबर के अलावा कुछ और होगा तब ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ये प्राइमरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन तब लगती है ये, जब इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई बाय 2 हो। 0 से पाई बाय 2 के अलावा है अगर, तो ये नहीं लगेगी। क्या करेंगे उस समय पे, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद समझ में आएगी बात। पहले 0 से पाई बाय 2 की कहानी को समझ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या बताया, पक्का क्लियर है? इसका आंसर क्या है, इसका आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू m-1, m-3, m-5, इट गोज ऑन अप टिल 1 और 2, ये ब्रैकेट 1। अगला n-1, n-3, n-5 अप टिल 1 और 2, ब्रैकेट 1, होल डिवाइडेड m प्लस n, m प्लस n-2, m plus n minus 4, it goes on up till 1 or 2, bracket 1 into k। ये इसका आंसर क्या है, कितना लंबा चौड़ा नजर आ रहा है कुछ भी नहीं। दो क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आ जाएगी। वेयर के क्या, वेयर के इज इक्वल टू, के के ऊपर कंडीशन, कंडीशनल आंसर, के क्या है, इज इक्वल टू पाई बाय 2। कब है, व्हेन m n बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है, और ये 1 है अदरवाइज, और इसके अलावा केस में ये वैल्यू 1 है।
लिखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर एक क्वेश्चन लिख लिया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2 साइन की पावर 4x इंटू कॉस क्यूब x लिख लिया। एक एक करके क्वेश्चन का क्वेश्चन बताता चलूंगा, समझ में आ जाएगा। टेंशन मत, ठीक है ना। 0 से लेकर के पाई बाय 2, मुझे इसका सीधा आंसर कैसे आए। इसका मतलब साइन की पावर क्या आ रही है 4, यानी इससे कंपेयर करें m आ रहा है 4। अब आपका क्या काम है, आप शुरुआत करेंगे m-1 से। शुरुआत कहां से करेंगे, m-1 से। एक सब्ट्रैक्ट करके साइन की कुछ पावर, कॉस की कुछ पावर, और जो पहली टर्म आई उसमें दो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो करेंगे, दो करेंगे, दो करेंगे, दो दो सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। आखिरी में कहां तक जाएंगे, इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं खाली। आखिरी में जाएंगे 1 या 2 जो भी पहले आए, 1 या 2 जो भी पहले आए। मतलब क्या इस बात का, जैसे यहां पर m 4 है, 4 में से एक सब्ट्रैक्ट किया 3, इसमें से कितने सब्ट्रैक्ट करूं, 2, 3 माइनस 2 1, बात खत्म। ये चैप्टर क्लोज हो गया। समझ आ गई बात की? अगला ये है 3, 3 में से एक घटा दो, क्या बचा 2। ये पहली टर्म में के लिए एक घटाना पड़ेगा, क्या बचा 2। अब मैंने कहा था पहले एक आ जाए या 2 आ जाए, वहीं तक रुक जाओ, 2 आ गया, आगे कुछ और बात करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को अब ऐड कर दो, 4 और 3 7, यहां 7 आएगा, वहां पर 1 सब्ट्रैक्ट करके आता है, डिनोमिनेटर में 7 आएगा। 7 में से 2 घटाओ 5, में से 2 घटाओ 3, में से 2 घटाओ 1, बात खत्म। इनटू के क्या है, 5/2 m और n इवन है, ये दोनों इवन नहीं है, इनटू 1। ये आपका आंसर आ गया। कितनी देर लगी मुझे बताओ, दिस इज योर आंसर। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा, क्लियर है भाषा ये। वरना हम इस क्वेश्चन को करने में समय बहुत लगाएंगे। यू आर एबल टू गिव द आंसर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑल these theorems। साउंड आएगा, करना पड़ेगा दो रास्ते। अगर साइन की पावर ज्यादा में, मैंने कहा 400 दे लेटेस्ट से, तो दो रास्ते हैं, या तो होगा नहीं क्वेश्चन, होगा तो ऐसे ही, और कोई तरीका ठीक। ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। और अगर ऐसा पेपर में आया तो एक पैटर्न के फॉर्म में, एक सीरीज के फॉर्म में ऑप्शंस पे दिया गया होता, उसी से आपको कंपेयर करना होगा, उसको लेबर वर्क नहीं करना। समझ में आगे देखो। अब जैसे मैं एक और सवाल पूछूं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 5 साइन की पावर लेट अस से 6x इनटू कॉस की पावर लेट अस से 4x dx। फटाफट आंसर बताएं, क्या आएगा। 6 में से घटा दो 5, 5 में से 2 घटा दो 3, 3 में से 2 घटा दो 1, पहला ब्रैकेट। 4 में से घटाया 3, 3 में से 2 1, डिवाइडेड बाय 6 और 4 10, 8 6 4 2, 2 तक आ गए, और ये दोनों इवन है, इनटू पाई बाय 2, आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, आई बात समझ में? पक्का आया कैसे ये रूल्स, अब ये बता रहा हूं, और फिर बताऊंगा कि अगर लिमिट 0 से पाई बाय 2 नहीं है, कुछ और है, तो क्या करें। क्लियर होगी बात, आपको समझ में आ गया अप्लाई कैसे करना है। दो क्वेश्चन बहुत ही समझ में आने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अब मैं बता रहा हूँ आया कैसे, देखो एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। अब आ जाता है रोल उसका, जो मैंने कहा था इनडेफिनेट में मैंने रिडक्शन नहीं बताया, वहीं से ही निकल के आता है, बस बाद में फाइनली लिमिट्स पुट कर देते हैं, उसी को वॉलिस थ्योरम कहते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला जिन क्वेश्चन में लग रहा है, उन क्वेश्चन में अपर और लोअर लिमिट पुट कर दी, उस थ्योरम को, उस पैटर्न को वॉलिस थ्योरम बोल दिया। ठीक है, हाँ जी, तो बात ये पूछ लेना, ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर होगी बात। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो टेंशन बाजी, 100%। अब देखो मान लो मैंने एक क्वेश्चन की बात करी,
आई बेस एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan की पावर nx। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ फिर दोबारा, इंटीग्रेशन tan x क्या करोगे, आपको फॉर्मूला मालूम होता है, मालूम होता है ln ऑफ secant मालूम होता है सर। मैंने कहा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x करोगे तो क्या करोगे, secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख दोगे, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x, आंसर आ गया tan x माइनस x। क्लियर हो गया। मैंने पूछा इंटीग्रेशन tan क्यूब x का, आप फॉर्मूला लगा दोगे सर जी, मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। मैंने पूछा tan की पावर 8x का dx, आपका आंसर नहीं आपको, या हायर पावर चलते जाएंगे तो परेशानी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। नहीं, उसका आंसर क्या किया हम लोगों ने, हमने कहा यार जो भी पावर यहाँ आ रही है उसका आई बेस एन लिख देते हैं, उसको आई बेस एन लिख देते हैं। तो हमने क्या करा, आई बेस एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan की पावर m माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर x dx लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं, इंटू tan स्क्वायर x लिख दिया, पावर n माइनस 2 और पावर 2 अलग अलग लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, डनो की बात दिखा। अब क्या करा इसमें, अब मैं यहाँ पर लिमिट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं रिडक्शन रूल की बात कर रहा हूँ। क्यों कहते हैं इसको रिडक्शन रूल, उसकी बात। ये बना इंटीग्रेशन tan की पावर में n माइनस 2x, tan स्क्वायर x को लिख दो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 का dx, ये आई बेस n आ गया, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको स्प्लिट कर दो, ओपन अप कर दो, आई बेस n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में tan की पावर n माइनस 2x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन में tan की पावर में n माइनस 2x dx। सही है, ध्यान से देखो, ये क्या आपको फील नहीं आ रही, मैं इसकी जगह पर आई बेस n माइनस 2 लिख सकता हूँ, यहाँ n था पावर तो यहाँ n था, यहाँ n माइनस 2 है n माइनस 2 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, बोलो बोलो, ये क्लियर है। तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन in एंड in माइनस 1 या in माइनस 2 में रिड्यूस कर रहे हैं, दिस इज द रिडक्शन पार्ट। समझ में आई मेरी बात। तो आगे फर्दर एक्चुअली अब क्या होगा, अभी देखो एक चीज होगी, in और in माइनस 2 की बात करते हैं, क्लियर होगी बात। अब इसके लिए अगर आप पुट कर दो tan x को t और डिफरेंशिएट करोगे सीकेंट स्क्वायर x dx बनेगा dt, तो i बेस n बनेगा tan x को t यानी t की पावर n माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर x dx बना dt माइनस का i बेस n माइनस 2 यानी i बेस n प्लस i बेस n माइनस 2 इज इक्वल टू t की पावर n माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, ये आपके पास रिलेशन आ गया, यानी i बेस n प्लस i बेस n माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर ऑफ n माइनस 1 टाइम्स ऑफ t की पावर n माइनस 1, t इज tan x की पावर n माइनस 1 प्लस अलग से कांस्टेंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन i बेस n and i बेस n minus 2, that's the reason we call it as a रिडक्शन रूल। tan की पावर x का किया, sin की पावर x का कर सकते हैं, cos की पावर x का कर सकते हैं, सभी का किया जा सकता है। मैंने यहाँ n माइनस 2 और 2 का लिखा, sin की पावर वाले में n माइनस 1 और sin लिखा जा सकता है, वो मैनिपुलेशन कैसे करेंगे इस बात पे निर्भर करता है। यहाँ मैंने स्प्लिट करके पार्शियली अलग से तोड़ दिया, जरूरी नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारे तरीके, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, वो तरीके से भी फाइनल मोटो इज टू गेट अ रिलेशन बिटवीन in and I base a value lower than, it could be n minus 1, it could be n minus 2। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, वो क्वेश्चन को क्वेश्चन बात करेंगे, समझ में आएगा क्या नहीं, बोलो क्लियर है, पक्का समझ में आएगा। अब सवाल उठता है पॉलिश थ्योरम कहां से है, अब इनके अंदर में इसमें लिमिट पुट कर देंगे, फिर फर्दर क्या किया गया, मैथमेटिशियंस ने क्या करा, in माइनस 2 को फिर दोबारा यही तरीके से अपनाया गया, in माइनस 2 में क्या लिखा, tan पर n माइनस 2x
इंटू उसको लिख दिया tan पर n-4 इंटू tan स्क्वायर x, यानी in-2 और in-4 में रिलेशन है, दो दो घटता जा रहा है ना रिलेशन, in-2 और in-4 में, फिर in-4 और in-6 में है। फिर उन्होंने रिलेशन क्रिएट करने के बाद n की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, लेट अस से 10 पुट करी, 10 और 8 में रिलेशन आया, 8 और 6 में रिलेशन आया, 6 और 4 में आया, 4 और 2 में, ये सारे पैटर्न चेक करे गए, अपर लोअर लिमिट पुट करी गई, फाइनली वो रिलेशन वो आ गया जो मैंने इससे पहले आपको लिखा। दैट्स द बोयलिस थ्योरम का प्रूफ। समझ में आएगा? वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द प्रूफ। और वहां पर जो प्रूफ आ रहा है वहां पर साइन की कुछ पावर और कॉस की कुछ पावर आ रही है, कायदे से उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम जो साइन की पावर, अपने आप सोच करके देखो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx था, ये आई एम बेस n था, m n था। इसको अगर हम ऐसा लिख दें 0 से लेकर के π/2 साइन की पावर m-1x इंटू साइन x इंटू कॉस की पावर nx dx, और इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन और बाय पार्ट्स लगा देंगे तो ये क्वेश्चन पता चला जाएगा, वहां से रिडक्शन, ये उस बात का तरीका है। दिस इज द प्रूफ ऑफ वॉलिस थ्योरम। समझ में आया क्या बात? क्योंकि सोच के देखो, सेकंड फंक्शन उसको क्रिएट किया जाता है जिसका की इंटीग्रेशन आंसर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर cos x को t पुट करेंगे तो sin x dx माइनस का dt बन जाएगा, यानी माइनस t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 क्रिएट हो जाएगा। इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर इज ओनली द रेक्टिफायर। क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? कोई टेंशन ना लो, 100% डन होगी बात है। अब आपको एक सवाल बताना, अगर लिमिट में बदलाव हो तो क्या करना है, वहां पर वॉलिस थ्योरम खत्म। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है, और सब प्लेट ऑफ कर देंगे बस। डन है? जो लिखना चाहते हैं लिख लो, अगर बोर्ड पे लिखना होगा तो नहीं लिखना तो लिख लिया समझे, सभी ने लिख लिया, ये डन कर दे, श्योर, ठीक है डन। अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई x इंटू साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 4x। करूंगा, चलें? अब सुनो जरा, इसको आज मान लो, अब यहाँ पर, अब मान के चलो आपका पूरा चक्कर खत्म हो गया, ठीक है ना? इसके अंदर में अब हम सारी प्रॉपर्टीज या जो भी हमें समझ में आ रहा है, जितना भी हमने पढ़ा हुआ है सबका इस्तेमाल। तो मैंने एक चीज बताया कि कुछ ना क्वेश्चन में समझ में आया, हाइब्रिड इंटीग्रेशन का सवाल है तो किंग प्रॉपर्टी को लगा, अंडर द कंडीशन फंक्शन चेंज होगा, अगर फंक्शन नहीं चेंज हो रहा तो किंग की बजाय कोई लग जाएगी, ये आपने पढ़ी हुई है बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, किंग लगा सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 आई लगाया, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई x की जगह 2 पाई माइनस x करा, साइन की पावर ऑफ 2 पाई माइनस x, लेकिन पावर 6 आ रहा है तो एज इट इज फंक्शन आ जाएगा, और cos की पावर 4x एड है, 2 पाई माइनस x करेंगे cos में, वो तो cos x ही होता है, और sin ऑफ 2 पाई माइनस x माइनस sin x होता है, लेकिन पावर 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात? इसको स्प्लिट कर दो, i 2 पाई तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन sin की पावर 6x इंटू cos की पावर 4x dx माइनस इंटीग्रेशन, और ये 0 से लेकर के 2 पाई की बात हुई, ये भी 0 से लेकर के 2 पाई की बात हुई है, x इंटू sin की पावर 6x इंटू cos की पावर 4x dx। आपको फिर बार ये i बन गया दोबारा, क्वेश्चन यही था शुरू, यहाँ का तो i बन गया दोबारा। क्लियर है ये बात?
डन यहाँ पे। ये तो आई बन गया, तो 2i, दिस इज आई, 2i इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 4x, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, यानी i की वैल्यू आ गई पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 4x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोबारा 0 से 2 पाई आ रहा है, वॉलिस तो नहीं लगेगी यहाँ पर, वॉलिस नहीं लगेगी तो कुछ और लगाने की सोचते हैं। अब फिर दोबारा हमने बात करी कि अगर कुछ ना समझ में आए तो P5 लगा दें। अगर P5 लगाने की सोचे तो x की जगह 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो फंक्शन तो अंदर का सेम ही रहेगा, पर P5 नहीं लगेगी तो क्या लगेगा, P6 लग जाएगा। P6 लगा दो, P6 लगा दो तो ये बन गया i इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई आ जाएगा और ऊपर की लिमिट आधी हो जाएगी, ये अपन ने पढ़ा हुआ 2 पाई का आधा पाई हो गया। क्लियर हो गया, ये बन गया साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 4x dx। अब फिर से मैं P5 लगाऊं अगर मैं, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस का कॉस एक्स होता है, पावर इवन आ रही है, कोई बदलाव नहीं है, फिर से P6 लगेगी, फिर से P6 लगेगी, P5 लगाने का कोई फायदा नहीं है। लगा दी, I इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 2, 2 पाई इंटू 2, और लिमिट फिर से आधी हो गई 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 4x। इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये वॉल्यूम थ्योरम, यही क्वेश्चन है जो मैंने करना, वैल्यू पुट कर दो, अच्छा yeah, this is the process, this is the way via which we will be in a condition to get an answer। भले पॉलिसी नहीं लग रही है डायरेक्ट, धीरे धीरे करके P5 P6 P5 P6 से सब लगाते लगाते अपन उसके पहुंच जाएंगे, ये पॉलिस एप्लीकेबल हो जाएगी एंड विल कम अक्रॉस द आंसर। हो गया, समझ आ गया, पक्के से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, पक्की बात, कोई कंफ्यूजन, श्योर है। एक क्वेश्चन हो, लास्ट क्वेश्चन आप, ये का पुराना सवाल। ये क्वेश्चन सुनो, क्या करेंगे इसमें, वही काम करो, tan पर n माइनस टू इंटू tan स्क्वायर थीटा, जो अभी अभी लिखा था कराया था, कोई काम करो, क्योंकि फाइनली तो पावर में n में आ रहा है रिलेशन, है ना। एक तरीका n की वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन मान लीजिए पेपर में एक सवाल आ जाए, n को यहाँ 40 दे दिया तो क्या कर लोगे, है ना। n की वैल्यू आपका मन आएगा तो आप ये कहोगे ना सर, I1 निकाल लो, I2 निकाल लो, I3 निकाल लो, जिससे कि आसानी से आंसर आ जाए, यही तरीका n की वैल्यू 1। लेकिन मैंने क्वेश्चन में कह दिया 40 टाइम्स ऑफ I बेस 41 प्लस I बेस 39 की वैल्यू बताइए, ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4, सॉल्व करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, करेक्ट है।
निकालो जरा, आई एन और आई एन माइनस टू में रिलेशन आया था शायद, क्या आया था? आई एन और आई एन माइनस टू में क्या आया था रिलेशन? आई एन प्लस आई एन माइनस टू, क्या आया था? 1/n-1, 1/n। ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है। आगे भी tan x की पावर n-1, और इसमें अब लिमिट लगी, क्योंकि वो वाला तो क्वेश्चन हमने क्या करा था, विदाउट लिमिट्स था भी। अब हम लिमिट लगा दे, लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से पाई में 1/n-1 तो बाहर ही आ गए। वही चक्कर, आई एन के अंदर में आई एन माइनस टू 1/n-1, पाई बाय 4 पुट करा 1 की पावर n-1, ये तो 1 ही आ गया, और ये 0 आ गया, तो ये 1, ये रिलेशन सही होगी बात है। tan पाई बाय 4 तो 1 हो गया ना, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 आएगा, और 0 की पावर कुछ भी करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर होगी बात की? अब ये रिलेशन तो मेरे पास आई एन और आई एन माइनस टू में आया, लेकिन मुझे तो n+1 और n-1 में रिलेशन, आई बेस n+1 और आई बेस n-1 में रिलेशन है। तो एक काम कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है, n की जगह आप n+1 रिप्लेस कर दो, जे ठीक वैसी बात कर रहा हूँ। फंक्शनल इक्वेशन में x की जगह x+1, x की जगह x/2 करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो किसी रिलेशन के अंदर में n की जगह n+1 या n-1 क्रिएट करने में कोई परेशानी नहीं। लिख दो जरा, n की जगह n+1 आया, प्लस n+1 माइनस टू n-1 आया, 1/n+1 माइनस का 1, 1/n आ गया। देखिए ये रिजल्ट, यही आपको रिक्वायर्ड है, इसलिए क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो क्वेश्चन, बस केवल लिमिट पुट करनी थी और n की जगह n+1, दैट्स इट। समझ में आ गई? पक्का क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? मैंने आज की क्लास में आपको दो टॉपिक बताए, वन रिडक्शन वाला फॉर्मूला यानी बॉलिश थ्योरम, दूसरा न्यूटन लेबनिज थ्योरम। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, केवल दो टॉपिक बचते हैं, एक मेन का और एक एडवांस का। वन इज डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। अब उस टॉपिक में उसको दूसरी भाषा में एक्चुअली क्या होता है उसमें वो भी चीज सीखेंगे, जैसे होता है ना डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसके अंदर में ही डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम के अंदर में ये टॉपिक कवर्ड होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये वही कवर हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है पूरा स्पेसिफिकली एक क्लास के अंदर में मोर देन सफिशिएंट, बहुत आसानी से हो जाएगा। और फिर हम उसके बाद जो है ना एरिया चैप्टर पैरेलली शुरू कर लेंगे, है ना, एक या दो क्लास मैक्सिमम उसके लिए रिक्वायर्ड है अपने को। तो आज तारीख क्या हो गई, पहली तारीख हो गई। अब कभी फ्राइडे और सैटरडे को हमारी क्लास लगेगी, उसमें हम लोग इस चैप्टर का फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे तक हम एरिया चैप्टर का निपटारा करें। दूसरी बात रिगार्डिंग डिस्कशन वाला पार्ट,